हेलो गाइस, आई एम सी रोहित सेठी। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जी हां, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए रिवाइज करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का रिवीजन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना, वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट होता है। जब भी किसी भी कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट होती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट बनती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, उनके सभी नोट्स टू अकाउंट बनते हैं और साथ ही साथ बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टूल है कैश को एनालाइज करने का, यानी कि कैश के इनफ्लो को और कैश के आउटफ्लो को। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज और होती है क्या है? कैश और दूसरा प्रॉफिट्स, राइट? तो कैश को एनालाइज करने के लिए ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अगर हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, तो इट इज जस्ट अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट और इट इज एन इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टूल जिसमें हमारे को एनालाइज करने के लिए मिल जाता है कि कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो कैसा रहा, राइट? कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हम जब जज करते हैं तो हम तीन एक्टिविटी से जज करते हैं। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। AS3 में ये बात साफ लिखी है, जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे आपको ये तीन हेड्स को सेपरेटली बनाना है। ऑपरेटिंग का मतलब है जो आपके रेवेन्यू बेस्ड एक्टिविटीज है। रेवेन्यू बेस्ड एक्टिविटी इसका मतलब आप जो डे टू डे कोर्स में अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो आप बिजनेस करते हैं उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो ऑपरेटिंग में आएगी। और आसान भाषा में बोलूं तो ऑपरेटिंग में वो आता है जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं आता। अब बढ़ते हैं इन्वेस्टिंग की तरफ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब है जितनी भी चीजें आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स यानी कि नॉन करंट एसेट्स से रिलेटेड होंगी वो सारी की सारी यहीं पर आएंगी। नॉन करंट एसेट्स का खरीदना, यानी कि अगर आपने कोई एसेट खरीदी, अगर आपने कोई एसेट बेची, अगर आपने कोई एसेट रेंट पर दे दी उससे इनकम आई, अगर आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया, अगर उस इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न मिला, तो इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आपकी एसेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितना भी ट्रांजैक्शंस है, जितना भी कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। नेक्स्ट है जी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आपने पैसा कहां से लिया। अब इसके अंदर आती हैं जी आपके लोन्स। लोन्स कौन से? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? दोनों, क्योंकि लोन इज अ लोन, चाहे वो आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया हो चाहे वो आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हो। और साथ ही साथ आपकी कंपनी की जितनी भी शेयर कैपिटल है, उस शेयर कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो भी सब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा। तो इसका मतलब लोन लेना, लोन रीपे करना, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना, शेयर्स इशू करना, शेयर्स रिडीम करना, अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो रिडीम करना, डिबेंचर इशू करना, डिबेंचर रिडीम करना, इक्विटी शेयर्स को बायबैक करना, प्रीमियम पे करना, प्रीमियम रिसीव करना, ये सब कुछ आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो इन शॉर्ट सीधी सी बात है, एसेट से रिलेटेड है, नॉन करंट एसेट से रिलेटेड, तो वो किसका पार्ट हो गया? आपका इन्वेस्टिंग। अगर लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज और लोन्स वगैरह से रिलेटेड जो है और साथ साथ शेयर होल्डर्स फंड से जो रिलेटेड है वो आपका पार्ट हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। और जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा वो कहां पर आएगा? ऑपरेटिंग में आएगा, राइट? अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो है वो सब फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो करने के लिए सिंपल सी बात यह है, डायरेक्ट मेथड जो है वो फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है। यानी कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना चाहता है वो डायरेक्ट मेथड से बना सकता है, लेकिन कुछ कंपनीज को यह बात साफ बोला गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने कि अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो आपको इनडायरेक्ट मेथड यूज करके ही बनाना पड़ेगा। बेसिकली जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यानी कि लेवल 1 एंटरप्राइजेस और नॉन एसएमसी, इन लोगों को बोला गया है कि आपको तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है वो इनडायरेक्ट मेथड से बनाना है, लेकिन बाकी सबको बोला गया है कि आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नॉन एसएमसी एसएमसी क्या होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंटरप्राइजेस क्या होती है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना पड़ेगा। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं उस पर भी वीडियोस बना दूंगा, राइट? तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। ये एक छोटी सी लिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, फाइनेंसिंग में क्या आएगा और ऑपरेटिंग में क्या आएगा, राइट? पर ये हम आगे चलते हैं, हम इस लिस्ट पे डिस्कशन नहीं करेंगे। अब अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है? पहली बात, अगर क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है ये मेथड लगा दो,
तो उस केस में हम वही मेथड लगाएंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। बट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कौन सा मेथड लगाना है, तो हमने एक चीज देखनी है, क्या हमें बैलेंस शीट गिवन है, इफ यस इनडायरेक्ट मेथड। क्या हमें नेट प्रॉफिट गिवन है, इफ यस इनडायरेक्ट मेथड। क्या हमें पीएनएल अकाउंट गिवन है, इफ यस इनडायरेक्ट मेथड। बट अगर आपको इन तीनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इन दैट केस आपको लगाना पड़ेगा डायरेक्ट मेथड। ये तो बात हो गई अगर आपके क्वेश्चन में आ गया, पेपर में क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है। अब डायरेक्ट मेथड कौन लगा सकता है, डायरेक्ट मेथड कोई भी लगा सकता है, एनीवन कैन अप्लाई द डायरेक्ट मेथड। बट इसमें क्या देखना है, नॉन एसएमसी और लेवल 1 एंटरप्राइजेस ये दोनों डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि AS3 ने ये बात साफ साफ बोली है कि नॉन एसएमसी और लेवल 1 एंटरप्राइजेस को सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड ही लगाना पड़ेगा, राइट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हमें डायरेक्ट मेथड से बनानी होती है तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, इट्स अ वेरी इजी मेथड। इसमें क्या करना है, कैश आ रहा है तो प्लस, कैश जा रहा है तो माइनस, दैट्स इट। इसका मतलब अगर आपको डेटर्स से कलेक्शन हुई है तो सर डेटर्स से कलेक्शन हुई है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। अगर आपने कैश में सेल्स करी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव हुआ है तो वो भी इन्वेस्टिंग में चला जाएगा, क्योंकि हमें रिसीव हो रहा है तो हम प्लस करेंगे, राइट। अगर आपने डिविडेंड पे किया तो सर शेयर होल्डर्स को पे किया, फाइनेंसिंग में चला जाएगा। अगर इंटरेस्ट पे किया तो भी वो भी फाइनेंसिंग में चला जाएगा। अगर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस पे करे, ये हमारे ऑपरेटिंग का पार्ट है तो ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएंगे। अगर हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा। इन शॉर्ट सीधी सीधी बात है, यहां पर आपको सबसे पहले एनालाइज क्या करना है, प्लस करना है या माइनस। अगर इनफ्लो है तो प्लस, आउटफ्लो है तो माइनस, राइट। ये डिसाइड करने के बाद कि इनफ्लो है या आउटफ्लो, अब आप चल दो दूसरी रास्ते पे। पहला रास्ता ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग में प्लस, इन्वेस्टिंग है तो इन्वेस्टिंग में प्लस, फाइनेंसिंग है तो फाइनेंसिंग में प्लस। लास्ट में आके आपने क्या करना है, जितना भी ऑपरेटिंग का टोटल आया, फाइनेंसिंग का टोटल आया और इन्वेस्टिंग का टोटल आया, इन तीनों को प्लस करेंगे। इन तीनों को प्लस करके जो भी आएगा इसको हम बोलते हैं नेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेसिकली कैश और कैश के इक्विवेलेंट। अब ये मन में डाउट आ रहा है कि सर कैश और कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, तो कैश का मतलब तो कैश है और बैंक है, और कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आते हैं बेसिकली आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज या फिर आपकी वो टेम्परेरी या शॉर्ट टर्म या करंट इन्वेस्टमेंट्स जिनकी मेच्योरिटी जो है वो, जिनकी एक्सपायरी जो है वो 90 डेज के अंदर अंदर हो जाएगी। यानी कि जो चीज 90 डेज के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती है वो बन जाएगी आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट हो जाएगा, राइट। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमें पता लग जाएगा कि हमने शुरुआत करी थी ओपनिंग से, पूरे साल में ये चेंजेस आए, इतने से ऑपरेटिंग का चेंज है, इतने में इन्वेस्टिंग का चेंज है, इतने में फाइनेंसिंग का चेंज है, टोटल चेंज इतना आया, हमने उसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड किया, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया, दैट्स इट। ये तो है जी डायरेक्ट मेथड। लेकिन कहानी असली आती है इनडायरेक्ट मेथड, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज को बनाना पड़ता है। इनडायरेक्ट मेथड किस किस कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, नॉन एसएमसी के लिए मैंडेटरी है और लेवल 1 एंटरप्राइजेस के लिए ये इनडायरेक्ट मेथड मैंडेटरी है, राइट। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, ध्यान से समझना। इनडायरेक्ट मेथड में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग अभी भी वैसे ही बनेगा जैसे पहले बन रहा था, यानी कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को बनाने का एक ही मेथड है, दैट इज डायरेक्ट मेथड। लेकिन ऑपरेटिंग को बनाने के दो मेथड है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट नहीं बन रहा तो अब बनेगा इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट मेथड के लिए हमारे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने बोला कि आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को बेस मान लो। हम मतलब ये हुआ, आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ऊपर लिख लो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मुद्दा यह आया कि सबसे पहले तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हम एक अलग से नोट बनाते हैं। उस नोट के अंदर हम क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट में से हम रिटेन्ड अर्निंग्स निकाल लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स कौन सी होती हैं, ये वो अर्निंग्स होती हैं जो हमने कहीं पे भी नहीं बांटी, बिजनेस के पास रिटेन करके रखी है। तो हम बैलेंस शीट में से वो रिटेन्ड अर्निंग्स निकाल लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस में चेंज आ रहा है, जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेंज आ रहा है। लेट्स से मेरा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था 1 लाख, इस साल का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 1.5 लाख, तो 50,000 रुपए का जो मेरा चेंज आ रहा है ना, वो 50,000 रुपए मेरी रिटेन्ड अर्निंग हो जाएगी, राइट। अब रिटेन्ड अर्निंग आ गई मेरे पास, अब मुझे जाना है रिवर्स गियर में। रिवर्स गियर क्यों, क्योंकि अब मैं उल्टा चल रहा हूं, मैंने रिटेन्ड अर्निंग्स निकाल ली। अब मैं क्या सोचूंगा कि जो चीज ने मुझे कैश ना दिया ना लिया, मैं उसे रिवर्स कर दूंगा, और सबसे पहले मैं पहुंचूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक। जैसे समझिएगा, अगर आपने डिविडेंड बांटा, तो डिविडेंड बांटना, चाहे आप फाइनल डिविडेंड बांटो चाहे इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड बांटना आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है।
पर आपने उसे रिटेन्ड अर्निंग निकालते समय क्या कर रखा होगा, माइनस किया होगा, क्योंकि अगर आपने डिविडेंड बांटा है तो यानी वो पैसा अपने पास नहीं रखा, अगर अपने पास नहीं रखा तो आपने उसको ऑलरेडी क्या कर रखा होगा, माइनस, तो आपको वो वापस करना है प्लस, क्योंकि वो कहां जाके माइनस होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, राइट। अगर आपने कोई पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया, बेटा एक बात बताओ, एक जेब से पैसा निकालकर दूसरी जेब में ट्रांसफर कर दिया, क्या इससे कोई कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, नहीं हुआ, तो इन दैट केस रिजर्व्स में जो पैसा ट्रांसफर हुआ है वो भी वापस ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने कोई भी प्रोविजन बनाया, कोई भी प्रोविजन, आपने प्रोविजन टैक्स का बनाया या किसी भी तरीके का प्रोविजन बनाया, तो वो प्रोविजन बनाते समय आपने अपने प्रॉफिट्स में से माइनस किया होगा, यहीं पर वो प्रोविजन प्लस हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने रिडम्पशन के ऊपर प्रीमियम पे किया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, किसकी रिडम्पशन पे, यहां पे लिखा हुआ नहीं है, मिस है तो मैं लिख देता हूं, रिडम्पशन पे प्रीमियम पे किया, किसकी रिडम्पशन पे, प्रेफरेंस शेयर्स की। अगर आप प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन पर प्रीमियम पे करते हो तो वो भी यहीं पे वापस ऐड बैक हो जाएगा, राइट। ये आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम ले जाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सबसे ऊपर, लेकिन स्टिल कुछ आइटम ऐसी होती हैं जो टैक्स पे करने से पहले भी नॉन कैश होती है, वो भी तो इसमें से माइनस हो रखी होंगी, जैसे कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है, रिवर्स कर देंगे। अब ये रिवर्स का मतलब क्या है, रिवर्स का मतलब है कि अगर आपने ऑलरेडी उसको माइनस किया हुआ है तो आप उसे प्लस कर देंगे, अगर आपने उसे प्लस किया हुआ है तो आप उसे माइनस कर देंगे। जैसे डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में से क्या हो रखा होता है, माइनस, तो हम उसे प्लस कर देंगे। अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है, अब इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंसिंग का पार्ट है, पर हमने उसे प्रॉफिट में से माइनस किया होता है तो प्रॉफिट में प्लस कर देंगे और फाइनेंसिंग में जाके माइनस कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर हमने फिक्स्ड एसेट पे सेल करी, फिक्स्ड एसेट सेल करी, उस पर लॉस हुआ, तो लॉस एक नॉन कैश एक्टिविटी है, तो हम उसको ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे, प्रॉफिट में प्लस कर देंगे, क्योंकि हमने उसे प्रॉफिट में से माइनस कर रखा होगा। अगर हमें इन्वेस्टमेंट को सेल करके प्रॉफिट हुआ, तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट को सेल करके प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो इन्वेस्टिंग में प्लस करेंगे, लेकिन हमने उसे ऑलरेडी प्रॉफिट में प्लस कर रखा होगा, तो ऑपरेटिंग में आकर प्रॉफिट में से रिवर्स यानी कि माइनस कर देंगे। सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आपने उसे अपने प्रॉफिट में प्लस कर रखा है तो आप माइनस कर दो, और अगर आपने माइनस कर रखा है तो प्लस कर दो। रिवर्स करना है आपको सिर्फ दो चीजों को, कौन सी दो चीजें, पहली वो जो कैश नहीं है, दूसरी वो जो ऑपरेटिंग नहीं है। अब ऑपरेटिंग क्यों नहीं है, क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को पूरे को ऑपरेटिंग मान के चल रहे हैं, यानी कि हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सबसे ऊपर इसीलिए लिखा क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि सारा का सारा प्रॉफिट हमें किससे हुआ होगा, ऑपरेटिंग से हुआ होगा। अब जो चीज ऑपरेटिंग की नहीं है वो हम इसमें से रिवर्स कर देंगे, और जो कैश में नहीं है वो भी रिवर्स कर देंगे, क्योंकि इट्स अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ना मुद्दा ये आता है सर, अगर कोई चीज मैंने इसमें ट्रांसफर ही नहीं करी तो क्या उसको भी रिवर्स करना है? अब लॉजिकली आप खुद सोच के देखो, अगर कोई चीज आपने इसमें ट्रांसफर नहीं करी, दैट मींस अगर कोई चीज फॉर एग्जांपल आपने पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करी, फॉर एग्जांपल आपको प्रॉफिट हुआ एसेट बेच के और वो प्रॉफिट आपने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। अब अगर आपने उसे पीएनएल में ट्रांसफर ही नहीं किया तो पीएनएल से रिवर्स क्यों करोगे? तो इन शॉर्ट रिवर्स सिर्फ वही चीज करनी है जो आपने पीएनएल में ट्रांसफर करी थी, राइट। चाहे आपने डेबिट साइड पे ट्रांसफर करी थी या क्रेडिट साइड पे। अगर आपने डेबिट में ट्रांसफर की होगी तो प्रॉफिट में से माइनस हुआ होगा, प्लस कर देंगे। अगर आपने क्रेडिट में ट्रांसफर करी थी पीएनएल में तो वो ऑलरेडी प्लस हुआ होगा, उसको माइनस कर देंगे। तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं आपको। डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, अमोर्टाइजेशन प्लस करेंगे, अगर आपको फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट की सेल पर लॉस हुआ है प्लस कर देंगे, प्रॉफिट हुआ है तो माइनस कर देंगे, अगर आपने लोन या डिवेंचर पर इंटरेस्ट पे किया तो प्लस कर देंगे, अगर आपको कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड की इनकम हुई है तो वो माइनस कर देंगे। ये आ जाएगा आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, राइट। इसके बाद आता है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में चेंजेस हुए, उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं, लायबिलिटी बढ़ती है तो एसेट भी बढ़ती है, और कैश हमारे लिए एसेट है। अब आप ऐसे सोच के देखो, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो कैश बढ़ेगा, अगर करंट लायबिलिटी कम होगी तो कैश कम होगा, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ती है तो एसेट भी बढ़ती है, लायबिलिटी कम होती है तो एसेट भी कम होता है, राइट। तो अगर करंट लायबिलिटी बढ़ी प्लस, अगर करंट लायबिलिटी कम हुई तो माइनस, राइट। अब कैश एक एसेट है और करंट एसेट दूसरी एसेट है, यानी बाकी बची हुई करंट एसेट दूसरी एसेट है। अब अगर एक एसेट बढ़ेगी तो दूसरी एसेट कम हो जाएगी, यानी कि अगर डेटर्स बढ़े तो माइनस, अगर डेटर्स कम हुए तो प्लस, स्टॉक बढ़ा माइनस, स्टॉक कम हुआ तो प्लस। तो सिंपल सा फंडा ये है, करंट लायबिलिटी बढ़ी एसेट भी बढ़ेगी, प्लस हो जाएगा, लायबिलिटी कम हुई तो माइनस हो जाएगा, करंट एसेट बढ़ी, अब एक एसेट बढ़ी है तो बैंक माइनस हो जाएगा, और अगर करंट एसेट कम हुई है तो बैंक प्लस हो जाएगा, राइट। ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। इसके अंदर से हम टैक्सेस पेड, जो भी टैक्सेस हमने पे करे हैं वो माइनस कर देंगे, और जो भी रिफंड हमें मिला है वो प्लस कर देंगे, हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा।
पूरा फॉर्मेट सेम है, इन्वेस्टिंग का सेम है, फाइनेंसिंग का सेम है, बदलाव सिर्फ और सिर्फ कहां पे हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, राइट। लेकिन जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे या जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजें देख रहे होंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे होंगे, तो आपके सामने कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। उन चुनौतियों को बोला जाता है एडजस्टमेंट्स। पहली चुनौती ये आ सकती है कि मान लो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में दिया और कहीं नहीं दिया, तो क्या होता है, पिछले साल जो हमने प्रोविजन बनाया था वो टैक्स हमने इस साल पे किया होगा, तो वो बन जाएगा हमारे लिए पेड, और इस साल का जो हमारी फिगर है वो हमारे लिए हो जाएगी प्रोविजन मेड। तो प्रीवियस ईयर का पेड, करंट ईयर का प्रोविजन मेड, तो जो पेड है ऑपरेटिंग में से माइनस हो जाएगा, और जो मेड है वो प्रोविजन मेड कहां चला जाएगा, हमारे ऑपरेटिंग के वर्किंग नोट में। याद रहे, वर्किंग नोट का मतलब यह है कि मैं इस बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हम वर्किंग नोट बनाते हैं, यहां पर आकर वो ऐड हो जाएगा, इस कैलकुलेशन में ऐड हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आपको दे रखा है पिछले साल इतना प्रोविजन था, इस साल इतना प्रोविजन है, लेकिन हमने पे कम किया है या पे ज्यादा किया है, तो इन दैट केस आप उसका प्रॉपर अकाउंट बना दो तो बढ़िया रहेगा, ओके। अगर आपने कोई शेयर्स या डिबेंचर एक्सचेंज ऑफ एसेट में इशू करें, यानी कि आपने शेयर्स दिए और उसके बदले एसेट ले ली, तो ये इट्स अ नो फ्लो ऑफ कैश, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं आएगा। अब अगर आपने प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर ही नहीं किया पीएनएल अकाउंट में, तो अगर आपने उसे पीएनएल में ट्रांसफर नहीं किया तो आप उसे रिवर्स भी नहीं करेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या इंक्लूड होता है ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, कैश और बैंक होता है, और साथ साथ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, करंट इन्वेस्टमेंट या टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स है वो इंक्लूड होती है, जिनकी मैच्योरिटी 90 डेज के अंदर अंदर है, राइट। अगर आपने कोई भी डिविडेंड करंट ईयर में पे किया है, तो जितना पे किया है उतना ही प्रपोज किया होगा, तो वही पेड हो जाएगा, वही मेड हो जाएगा आपके लिए। और अगर आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया, तो चाहे इंटरिम पे करो या फाइनल, दोनों की जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो सेम है। अगर आपने शेयर्स और डिबेंचर इशू करे बदले में स्टॉक के, देखो अगर आपने पॉइंट था शेयर्स और डिबेंचर इशू करे बदले में एसेट के, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एसेट इन्वेस्टिंग का पार्ट है और शेयर्स और डिबेंचर फाइनेंसिंग का पार्ट है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आपस में एडजस्ट हो गए, बात खत्म। लेकिन यहां पर वो ये कह रहा है कि आपने गुड्स खरीदे, उसके बदले शेयर्स दिए। नाउ गुड्स खरीदना इज योर एक्सपेंस, इट्स अ परचेज, और आपने परचेज को सेल्स में से माइनस करके प्रॉफिट लिया हुआ है सबसे ऊपर, ऑपरेटिंग में सबसे ऊपर आपने क्या लिया हुआ है, प्रॉफिट। और अगर आपने गुड्स खरीदे हैं बिना कैश दिए, तो इसे हम बोलते हैं नॉन कैश परचेज। तो ये नॉन कैश परचेज ऑपरेटिंग में जाके रिवर्स हो जाएगी। अब रिवर्स सोचो क्या होगी, प्लस या माइनस, तो ऑब्वियसली परचेज है, परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमने माइनस कर रखा है, तो रिवर्सल के लिए ऑपरेटिंग में जाकर प्लस हो जाएगा। अगर आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, अगर आपको कोई भी ग्रांट मिली है, तो ग्रांट हमारे लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, AS 12 पढ़ लेना, राइट। अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, तो ग्रांट अगर आपने पीएनएल में ट्रांसफर कर दी है तो ये गलत बात है, ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो पीएनएल में रिवर्स कर देंगे, यानी कि वहां जाके माइनस कर देंगे और फाइनेंसिंग में प्लस कर देंगे, राइट। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिवन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम गिवन है, तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट वही होता है जिस एक्टिविटी से वो बिलोंग करती है। अगर वो ऑपरेटिंग से बिलोंग करती है तो ऑपरेटिंग में ही माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, अगर वो इन्वेस्टिंग में बिलोंग करती है तो इन्वेस्टिंग से प्लस माइनस, यानी कि अगर वो एसेट से रिलेटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो इन्वेस्टिंग में चला जाएगा, अगर एसेट से हटके कोई और है तो ऑपरेटिंग में चला जाएगा। अगर कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करता है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करता है, तो याद रहे डेप्रिसिएशन की फिगर हम निकालते हैं नॉर्मली एसेट के अकाउंट से, लेकिन अगर कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन कर रहा है तो उस केस में जो डेप्रिसिएशन की फिगर निकलेगी वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट से निकलेगी, राइट। और इस केस में आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का और एक एसेट का अकाउंट। और इन दोनों अकाउंट में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो है आपकी ट्रांसफर एंट्री की। अभी ट्रांसफर एंट्री क्या होती है, ट्रांसफर एंट्री वो होती है कि मान लो आपने करंट ईयर में कोई एसेट को सेल किया है, यानी करंट ईयर में अगर आपने एसेट बेची है तो उस केस में उस पे लगा हुआ आज तक का सारा डेप्रिसिएशन, उस एसेट पे जो आपने इस साल बेची है उस पे लगा हुआ उस एसेट का सारा डेप्रिसिएशन आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेबिट करेंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेबिट करेंगे और एसेट के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। यानी कि जिस टाइम पर सेल होगी उस टाइम पर आपको सारा का सारा डेप्रिसिएशन एक ट्रांसफर करना पड़ेगा, राइट। अगर कोई भी आइटम डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में दी होती है एडजस्टमेंट्स में, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर करते हैं हम उसको इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड हम इंक्रीज डिक्रीज ऑलरेडी ले रहे हैं, तो उसी में ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा, हमें अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अगर डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर दोनों की रिडम्पशन पर हमने प्रीमियम पे करा, तो प्रीमियम पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है,
तो डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर दोनों फाइनेंसिंग है, तो अगर हम उसकी रिडम्पशन पे प्रीमियम पे कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग में से माइनस हो जाएगा। लेकिन ये दोनों हमने प्रॉफिट में से माइनस करे होंगे क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट में जाकर प्लस करना है। अब ये बात बहुत ध्यान से सुननी है, डिबेंचर्स का जो प्रीमियम होगा वो प्लस होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाकर, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाकर। लेकिन जो प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वो वर्किंग नोट में जाकर प्लस होगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो पे किया जाता है टैक्स पे करने के बाद, लेकिन जो डिबेंचर्स को प्रीमियम है वो टैक्स पे करने से पहले पे किया जाता है। इसीलिए आपको ध्यान क्या रखना है कि सिंपल सी बात है कि प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो भी हम प्रीमियम पे करेंगे वो जाएगा आपका एप्रोप्रिएशन है, वो जाएगा वर्किंग नोट में, और प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स जो है वो चार्ज है, वो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, देन अगर कोई मिस्टेक प्रीवियस ईयर या इस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें दे रखी है, एडजस्टमेंट में कह रहा है यार पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय ये गलती हो गई थी, तो क्या कैश फ्लो भी हम गलत बना देंगे? द आंसर इज नो। हमें कैश फ्लो सही बेसिस पे बनाना है, तो हम पहले रेक्टिफाई करेंगे प्रीवियस ईयर या करंट ईयर की फिगर्स को, देन अकॉर्डिंगली हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। अगर हमारे पास कोई अनक्लेम्ड या अनपेड डिविडेंड दे रखा है बैलेंस शीट में, इसका मतलब आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेट्स से 10,000 रुपए, पर आपके पास बैलेंस शीट में अनक्लेम्ड डिविडेंड दिया हुआ है 2,000 रुपए, यानी कि आप 10,000 रुपए बांटने गए पर 2,000 रुपए बट नहीं पाए, तो इसका मतलब फाइनेंसिंग में से माइनस कितना होगा? सिर्फ 8,000। ऑपरेटिंग में तो 10,000 प्लस होगा, बट फाइनेंसिंग में से माइनस कितना होगा? 8,000, क्योंकि हम पे करने गए पर हम पे नहीं कर पाए। अगर आपने कोई बोनस दिया इक्विटी शेयर्स को, अगर हम बोनस देते हैं तो बोनस का मतलब ये हम प्रॉफिट में से पैसा निकालकर शेयर कैपिटल में डाल देते हैं। इट्स अ नॉन कैश एक्टिविटी, इट्स अ नॉन कैश एक्टिविटी, तो इसे प्रॉफिट में वापस क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। कहां पर? वर्किंग नोट में। ये यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ कि आपको कौन सी चीज कहां ऐड बैक करनी है। ओके, अगर हमें कोई एडवांस टैक्स दिया हुआ है, इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट, ध्यान से समझना। एडवांस टैक्स हम पे करते हैं, प्रीवियस ईयर का एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर में पे किया जाता है। इसका मतलब अगर मैं इस साल कोई टैक्स पे कर रहा हूं इसी साल का, तो उसे हम बोलते हैं एडवांस टैक्स, राइट। अब पूरे साल में मैंने पे करा एडवांस टैक्स, लास्ट में आके मैंने प्रोविजन बनाया कि इस पूरे साल का मेरा टैक्स बनता था इतना। अब सबसे पहले मैं इस साल के एडवांस टैक्स को एडजस्ट करूंगा इस साल के प्रोविजन से, मतलब एडवांस टैक्स की जो ओपनिंग बैलेंस है, इस ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रोविजन के अकाउंट में। देखिए, एडवांस टैक्स का सेम अमाउंट हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रोविजन के अकाउंट में। और अब हम इस प्रोविजन के ओपनिंग बैलेंस को और एडवांस टैक्स के बैलेंस को कंपेयर करेंगे। अगर एडवांस टैक्स प्रोविजन से ज्यादा है, मतलब आपने पे ज्यादा कर दिया पर कम पे करना था, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो रिफंड मिलेगा तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। और अगर एडवांस टैक्स प्रोविजन से कम है, तो इसका मतलब आपको और पे करना पड़ेगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा। देन हम उसको बैलेंसिंग कर देंगे, और बैलेंसिंग जो भी होगी वो यहां पर पीएनएल, मतलब इसका मतलब हमने इतने का प्रोविजन बनाया, और यहां पर बैंक आ जाएगा, मतलब इस साल हमने इतने का एडवांस टैक्स पे किया, राइट। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। अगर आपके डेटर्स या क्रेडिटर्स या किसी भी चीज में आप फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ले रहे हो, अब फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से आपको गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, बट क्या वो कैश गेन या कैश लॉस है? नहीं, क्योंकि अभी आपने क्लोजिंग बैलेंसेस का फ्लक्चुएशन लिया है, तो इसका मतलब इट इज ऑल्सो अ नॉन कैश एक्टिविटी। ऑपरेटिंग में जाकर इसे रिवर्स कर दिया जाएगा अगर हमने इसे पीएनएल में ट्रांसफर किया होगा तो, राइट। अगर कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, बेटा ध्यान से समझना, अगर कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि कोई बैंक है या एनबीएफसी है, तो उसके लिए इंटरेस्ट मिलना इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं है, ऑपरेटिंग का पार्ट है, और उसको इंटरेस्ट पे करना और फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं है, उसके लिए वो भी ऑपरेटिंग का पार्ट है। तो इसका मतलब ये होगा, मैंने क्या बोला? सिर्फ इंटरेस्ट की बात करी, मैंने लोन की बात नहीं करी। मतलब अगर उसने लोन लिया है तो उसके लिए फाइनेंसिंग का ही पार्ट है, अगर उसने लोन दिया है तो इन्वेस्टिंग का ही पार्ट है, लेकिन इस लोन पर अगर उसने इंटरेस्ट दिया है तो वो ऑपरेटिंग का पार्ट, और इस लोन पे उसने इंटरेस्ट लिया है तो वो भी ऑपरेटिंग का पार्ट है। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है जो एसोसिएट, जॉइंट वेंचर या फिर सब्सिडरी में है, तो उस केस में आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी हो, इट्स ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसका हम जो भी ट्रीटमेंट करेंगे वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपको बहुत ध्यान देना है वो ये कि टीडीएस अगर आपकी इनकम पे कटा है, आपने इनकम मिलनी थी 1 लाख, बट आपका 10,000 का टीडीएस कट के आपको इनकम मिली नेट 90,000, तो इसका मतलब कैश 90,000 आया, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस 90,000 होगा, लेकिन प्रॉफिट में ऑलरेडी 1 लाख प्लस किया हुआ है, तो रिवर्स जो होगा वो पूरे 1 लाख से होगा, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस 1 लाख होगा, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस कितना होगा? 90,000। मुद्दे की बात यह समझने वाली है कि रिवर्सल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहां कहां पे होता है।
रिवर्सल करने के लिए हम वर्किंग नोट की भी हेल्प लेते हैं, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की भी हेल्प लेते हैं। जितने भी एप्रोप्रिएशंस है, एप्रोप्रिएशन बोले तो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस इशू भी इसी में ही आता है, राइट। तो ये सारे के सारे एडजस्ट होते हैं वर्किंग नोट में, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन के टाइम पर। और बाकी उसके बाद जो चार्ज होते हैं, यानी कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये सब एडजस्ट होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन के बाद। तो ये बेटा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक रिवीजन था। कैश फ्लो स्टेटमेंट करना है तो इस रिवीजन को देख के ही करना। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट अपना बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू इन कमेंट सेक्शन। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा, और अपने सभी फ्रेंड्स से इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।